बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम वेलकम कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो नताइज हैं वो अभी तक इलेक्शन के हवाले से मशकूक चल रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म की गलतियां हैं और रद्दो बदल भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 48 ने इलेक्शन कमीशन का ये जो एक दावा था, जो नारा था शफाफ इलेक्शन का, उसकी भी कलई खोल के रख दी है। शरीफ खानदान की नशिस्तों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लीगी रहनुमा भी हैं जिनके इंतखाब को हम कह सकते हैं कि वो मशकूक हो चुके हैं। अभी मुकम्मल तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 और फॉर्म 48 के हवाले से मुकम्मल तौर पर चुप साध रखी है। इसके ऊपर आमिर साहब का हम तज्जिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। सियासी अदम इस्तेहकाम की बात करें तो वो बढ़ता चला जा रहा है। सियासत अपनी पटरी पर चढ़ेगी तो ही मईशत का बहरान भी चलेगा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह कुलिया है। मगर इस कुलिये के हल करने के लिए जो मुशावरत दरकार है वो कहाँ पर होगी, इसको भी आमिर साहब के तज्जिये में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पे पंजाब के अंदर एक बहस हर जगह पर हो रही है, वो है निगहबान पैकेज। क्योंकि निगहबान पैकेज के थैलों के अंदर से आटा बाद में और नवाज शरीफ साहब की जो मशहूरी है वो पहले निकल रही है। पैसा तो रियासत का है, फिर जाती तशहीर के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, मैं सोच रही थी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की नवीद हम इसलिए सुनना चाहते थे कि इलेक्शन होगा, नताइज आएंगे, जो पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, जो हमारी मईशत का बुरा हाल है वो किसी रास्ते पे हमें चढ़ती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पे इलेक्शन हो गया, मशकूक हो गया, नताइज आए वो भी मशकूक हो गए। फॉर्म 45 था वो कुछ और निकला और अब जो है मसला और भी गड़बड़ होता जा रहा है। बहरान तो वहीं का वहीं है, बल्कि ज्यादा संगीन हो गया है जी, बहुत ज़्यादा हो गया है ये मामला। जो ये नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, और माजी में भी हमारे यहाँ इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल रहे हैं, मगर फिर भी इस तरह का धांधला नहीं हुआ कि बीच बाजार ये पकड़े गए हैं और ये दबाने की कोशिश करी है, मगर वो दब नहीं रहा बल्कि रोज़ बढ़ रहा है। रोज़ जो है, क्योंकि वो फॉर्म 47 और 45 क्योंकि वेबसाइट पे डाल दिए इलेक्शन कमीशन ने। 47 नहीं है वेबसाइट पे, अच्छा 45, 46, 48, 49, 47 मिसिंग है। 47 नहीं, वो 47 का इशू ये है कि वो जो शोर मच जाता है 45 के ऊपर तो वो फिर मुसद्दक चेंज कर देते हैं। आज लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमें पीटीआई वालों ने कि हमें मुसद्दका कॉपी नहीं दे रहे, क्योंकि देखें कि जिस भोंडे तरीके से किया गया कि मतलब 1 का 9 बन रहा है, 4 बन रहा है, 2 का 8 बन रहा है, 1 लगा दें, फिर यह कि ऊपर कुछ और है नंबर। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ठीक है, ओन चौधरी का आया, तारिक फजल चौधरी का आज देख रहा था, कैसरा इलाही का, फिर रियाना डियार का। सबसे मसला जो संगीन है वो नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब बहरहाल 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले ही उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी है कि वो मानसेरा से हार गए हैं। फिर यहाँ से उनका 47 फॉर्म जो आया पहले डाला गया, दिखाया गया था, वो फिर चेंज कर दिया गया। अब वो जो है उसका 208 को 1208 बना दिया गया। अब उनके लिए, इतने बड़े एक लीडर के लिए कायदे सानी उनको कहा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मसला है और ये दब नहीं रहा, क्योंकि वो ये कह रहे हैं हमें मुसद्दका कॉपी दें क्योंकि ये दोबारा बदल लेंगे। अभी ये अभी उसकी एक नया जो पहलू आया है बड़ा ही खौफनाक, जो जिसकी निशानदेही की है एतजाज़ हसन ने कल हमारे प्रोग्राम में, अगर ये दिखा सके। मैं समझता हूं कि इस वक्त तक FIA और NAB को इलेक्शन कमीशन के में दाखिल हो जाना चाहिए था, सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेना चाहिए, सारे जो रीजन्स हैं, सारे जो जगह हैं, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। ये इस वक्त तक तो बहुत एक इनकलाब आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो बहुत ही भयानक किस्म की ओवर राइटिंग और फोर्जरी है, बहुत ही भयानक किस्म की, इतनी तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता था, और ये पहले भी होती रही है। उनका ये कहना कि इसके बाद ये, क्योंकि बहरहाल सबूत थे और ये सरकारी तहवील में ज़ाया हुए हैं, उनके मुताबिक तो अभी तक जो है नैब को इनकलाब आ जाना चाहिए था, नैब को, FIA को, इन सबको गिरफ्तार करके ये जो इलेक्शन कमीशन के एहलकार हैं इनसे तहवील में ले लेना चाहिए। क्योंकि देखें, ये इसके लिए सबके कान खड़े होना चाहिए, तमाम आरोस जिसके हल्के से ये फॉर्जरी हुई है, ये जालसाजी की गई है, फ्रॉड किया गया है और ये सरकारी तहवील
फाइल के अंदर ये मालूमात थी, ये कागजात थे। अगर उनकी मौजूदगी में टैंपर किया गया है सरकारी रिकॉर्ड को, तो ये तमाम लोग फंसते हैं। हसन साहब जो फरमा रहे हैं ये बड़ी खतर, मैं समझता हूँ इसके बाद बड़े बेताशा लोगों की नींदें उड़ जानी चाहिए, अगर नहीं उड़ी ऑलरेडी, बाबर सत्तार साहब के इस फैसले के बाद, कि अगर ये जिस आरओ के हल्के में ये आया और उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब ये, और पकड़ा भी गया जिस तरह के पकड़ा जा रहा है, ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इतने मैंने कहा ना पहले भी ये होती रही आरटीएस का 2018 का, वो आज तक डिनाइबिलिटी रहती है, वो कहते हुआ नहीं हुआ, वो पकड़ा नहीं गया, ये तो पकड़ा गया है और ये सिलसिला भी जारी है। उससे मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के ऊपर रोज़ ब रोज़ जो है ना वो प्रेशर आता जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान का भी अगर वो दिखा सकें, उनका भी जो बयान है बड़ा, हमेशा उन्होंने कई दफ़ा बड़ी सख्त बात करते हैं, मगर ये तो नेक्स्ट लेवल है। जी पढ़ियो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इसी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी और आज आपकी अदालत उस्मा कहती है कि ट्रायल सही नहीं हुआ था। अब न उस जमाने के जज जिंदा है और न भुट्टो जिंदा हो सकता और कानूनी तौर पर वो जिंदा है। अब इस अदलिया के फैसलों के लिए हम मुंतजर रहेंगे कि हमें अदल इंसाफ मिलेगा, तो अदलिया जो है उसको भी हमें जरा थोड़ा सा झंझोड़ना होगा कि बंदे तो पुत्र बन जाओ, अपनी कदर कीमत खुद पैदा करो। और तुमने तो आप लोगों को गंवाया है, हमारी इज्जत भी तुम्हारी वजह से गई दुनिया में। जब किसी को इख्तिदार में लाना हो तो 100 मुकदमात एक हफ्ते में खत्म, और जिसको इख्तिदार से निकालना हो तो एक हफ्ते में 100 मुकदमात। ये हमारा मयार है, हमारे इंसाफ का मयार है। ये जो अल्फाज का चुनाव है, उनका जी दादरिया को ये कहना कि जी बंदे दे पुत्र बन जाओ, और ये उसके बाद कि जब ये होते हैं, जब किसी को लाना हो तो सैकड़ों मुकदमात रातों रात ख़त्म हो जाते हैं, और किसी को जब भिजवाना हो तो रातों रात सैकड़ों पर्चे कर दिए जाते हैं। तो ये एक किस्म का जुडिशरी के ऊपर ये तमाम जो ये धांधली, जिसके ऊपर जुडिशरी अभी तक बिल्कुल ना सिर्फ के खामोश रही है बल्कि कई जगह नज़र आता है कि उनका हिस्सा है। लेकिन अभी आमिर साहब 2 दिन पहले जस्टिस काजी फायज़ साहब ने इशाइये की एक तकरीब में शिरकत की थी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का इशाइया था पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर। उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि जो अवाम है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपनी नजरें ना रखे, पार्लियामान की तरफ रखे, मगर जब इंसाफ ही उधर से मिल रहा है तो अवाम तो उधर ही देखेगी। ये काजी साहब के अपने अल्फाज हैं। नहीं, वो कुछ चीज़ें क्लियरली हमारे यहाँ जो पार्लियामान के काम है पार्लियामान ने करने हैं, जो एग्जीक्यूटिव ने करने हैं एग्जीक्यूटिव के काम है, दरिया के काम तो पार्लियामान नहीं कर सकती। ये सारा जो हवा है, ये मदर ऑफ ऑल कंट्रोवर्सीज तो वो बल्ले के निशान से शुरू हुई है। उसके बाद से ये 1 साल 1.5 से ये सिलसिला जारी है। ये कोई ओवरनाइट नहीं था, किसी को हैरानी नहीं हुई है कि ये जो इलेक्शन वाले दिन ये जो धांधली की गई या बाद में रिजल्ट अनाउंस करने में ये एक सिलसिला चल रहा था, तसलसल था। तो ये तो मगर था, फिर भी जिस तरीके से ये किया ये इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है इलेक्शन की, ये दब नहीं रही, ये बढ़ती जा रही है। और उसका नुकसान ये है कि लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मज़ीद आने की वो शनीद दे रहे हैं, जिससे कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है, ये एक बड़ा सीधी सी बात है, तो फिर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और हमारी जो इस वक्त मुआशी मसाइल हैं उसके लिए हमें इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। इसमें आमिर साहब माजरत आपका कता कलामी की, इसमें आमिर साहब एक जो जाविया एक और भी है जिसकी तरफ नज़र डालने की ज़रूरत है। अवाम सिर्फ इसलिए सड़कों पर नहीं है कि जी महंगाई है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गैस महंगी। अवाम इसलिए भी सड़कों पर है कि उसने सियासतदान के अलावा वोट को अपना मसला बना लिया है कि मैं इतनी मेहनत करके तगोदो करके वोट डालने गया, मेरा वोट चोरी हो गया, मैंडेट मेरा चोरी हो गया, या किसी के फिगर्स को किसी के अंदर ऐड कर दिया गया। अवाम ने भी इसको अपना मसला बना लिया, इसलिए भी ये बहरान ज्यादा शदीद हो गया है। जी, बात यह है कि दुनिया में बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, लोग काट जाते हैं। अगर उनको ये पता हो कि ये बस कुदरती तौर पे चीज़ें हो गई हैं, जब ये क्राइसिस मैन मेड होते हैं और जब पता चलता है कि ये बनाए गए हैं और ये गैर नाइंसाफ़ी पे मबनी है, फिर लोगों का गुस्सा और होता है, फिर लोगों को तकलीफ़ होती है। तो ये मुआशी क्राइसिस, ये पॉलिटिकल क्राइसिस, ये अखलाकी क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है, उसकी वजह से गुस्सा है। और ये हम बार बार तवातर के साथ कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की
तारीख में और दुनिया भर की तारीख में इलेक्शन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी होती है उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मैं 1971 में दोहराता रहता हूँ, वो इलेक्शन की कंट्रोवर्सी थी। उसके बाद जो 77 का जो मार्शल लॉ लगा वो इलेक्शन की कंट्रोवर्सी थी। कश्मीर के अंदर जो दोबारा इंतफादा हुई वो भारत ने इलेक्शन को रिग किया था। 77 के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे थे, इमरजेंसी इंडिया में लगी तो इलेक्शन की वजह से हुई। इलेक्शन में क्या होता है, इलेक्शन में लोग मोबिलाइज हो जाते हैं, लोग बड़ी मेहनत से जस्तजू करते हैं, फिर एक उम्मीद लग जाती है कि शायद हम ये वोट देंगे और वोट से एक तब्दीली आएगी, कोई मुस्बत पहलू हमारी ज़िंदगी में भी उजागर होगा। तो उसके बाद ये उम्मीद, और जब हर कस्बे में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पे लोग सड़कों पे आते हैं और इस दफ़ा पार्टिसिपेट भी किया और यूथ ने किया, औरतों ने किया, और उसके बाद जब ये रिजल्ट आ रहा है तो फिर उसके बाद एक बड़ी मायूसी आ जाती है। तो और मायूसी आगे जो कि मुल्कों के लिए, कौम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अभी कुछ देर में आमिर साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जो साबिक़ रह चुके हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, वो हमें कुछ देर में अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले चूंकि मैशत की बात आपने छेड़ दी आमिर साहब, जिस इलेक्शन के ऊपर, जिसकी शफाफियत के ऊपर पूरी दुनिया में क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, बड़े बड़े अखबार हैं जो अपनी हेडलाइंस दे रहे हैं, इंटरनेशनल अखबार है अपनी हेडलाइंस दे रहे हैं, IMF का अभी प्लान हमने लेना है, हम किस मुंह से, किस तरह से जाके उनको कन्विंस करेंगे कि हम ही अवामी मैंडेट वाली गवर्नमेंट है और हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, कैसे उनको हम मुत्तफिक करेंगे अपने साथ? जी यही अब सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ नई हुकूमत के लिए चैलेंज ही यही है जिसकी तरफ आपने इशारा दिया है, क्योंकि इस वक्त जो आपके पहले ही हमें, आप देखें चीन ने कभी नहीं किसी मुल्क के दाखिली मामलात में किया। उनके जो वजीर खारजा हैं उन्होंने, उनको ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान को अपना वी शुड पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमें अपने अंदरूनी मामला ठीक करने पड़ेंगे। उसके बाद सऊदी अरेबिया, UAE, तमाम हमारे जो एलाइज हैं वो हमें ये इशारे दे रहे हैं कि जनाब अपने मामला ठीक करें। तो ये कह देना कि आप देखें बड़ी स्टेट्समैन लाइक बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की, जो होना था हो गया, चलो आगे चलें। शहबाज शरीफ साहब भी अब ये कह रहे हैं क्योंकि उन्हें सूट करता है, ये आगे नहीं चलता। बुनियाद जब आपकी ख़राब होती है तो उसके ऊपर जो भी घर तामीर किया जाता है वो शिकस्ता होता है, वो इतना पायदार नहीं होता। तो यहाँ जब तक ये नाइंसाफ़ी नहीं ठीक की जाएगी, जख्मों पे मरहम नहीं रखा जाएगा, रिलीफ नहीं दिया जाएगा, वो क्लियरली PTI वाले यही कह रहे हैं कि वो काम करने के लिए तैयार है, और वो कह रहे हैं कि जनाब अब तो एक फेयरनेस कर दी जाए, वो फेयरनेस नहीं हो रही। चलिए अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आमिर साहब। ब्रेक के बाद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, खासतौर पर पाकिस्तानी मैशत की हालिया सूरत हाल, मुस्तकबिल की सूरत हाल और माजी से कितना बेहतर या बदतरीन सूरत हाल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की मैशत पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने भी ज्वाइन किया। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। जी इस वक्त ज़ाहिर है एक जैसी कैसी भी कंट्रोवर्सी हो, मगर एक नई गवर्नमेंट आई है, नई असम्बलियाँ आई हैं, एक उम्मीद लग जाती है कि शायद हमारे मुश्किलात में कुछ कमी आए। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सियासी इस्तेहकाम तो है ही, मगर इकनॉमिक चैलेंज है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है कि अगर ये मामला तय पा जाते हैं लोग, कोई जो है ज़ख्मों पे मरहम रखा जाता है, तो शायद मामले आगे चले। तो आगे चलने में सबसे बड़ा मसला आता है कि उस टीम को, मुआशी टीम को लीड कौन करेगा। और हमेशा हमारे 30-40 साल से एक कॉमन डिनोमिनेटर है, उसका नाम है इसहाक डार। एक कंटिन्यूटी, गवर्नमेंटें आती रहीं जाती रहीं, पर एक कंटिन्यूटी रही कि पॉलिसी के अंदर एक मेजर डोमिनेंट जो फीचर रहा है वो इसहाक डार साहब रहा है। और वो ये भी इत्तेफाक नहीं है कि ये पिछले 25-30 साल में उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बैकफायर की हैं। बेताशा चीज़ें जो कि हमने रॉन्ग, एक तो माइक्रो की छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक मैक्रो की कि डायरेक्शन जो ली हमारी इकॉनमी ने, उसके अंदर मेजर डिसीजन जो था वो इसहाक डार साहब का था। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक मैं मिसाल दे दूं कि ये जिद लगाना कि डॉलर को जो है मैंने
मैंने 100 रुपए पे रखना है, चाहे उसके लिए ये वहां से सवाल शुरू हुआ। मगर अब दोबारा बताया जा रहा है कि पहले खबर ये आई कि हबीब बैंक के प्रेसिडेंट मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको लाया जा रहा है, शायद उनकी भी ड्यूल नेशनलिटी है, और क्योंकि उनको अभी मुआविन खुसूसी या मशीर लग सकते हैं क्योंकि वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। मगर दरमियान में फिर ये खबर आई कि नवाज शरीफ साहब अभी भी इसरार कर रहे हैं कि डार साहब को लाया जाए, और डार साहब को लाया जाता है तो उससे मैं ये नहीं कि मुफ्ती इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ये इनके मुंह पे नहीं कह रहा, मगर इन्होंने एक हमेशा मॉडेस्टी दिखाई। मगर ये डार साहब ने जिस तरीके से नाम ले लेके इनका किया, पता नहीं, शायद मैं समझता हूँ पीडीएम की जो गवर्नमेंट में जब ये वजीर आए थे तो कुछ बेहतरी थी, और कट ऑफ डेट बिल्कुल मैं ये साफ कह रहा हूँ साग डार के आने के बाद से खराबी हुई, मगर उसके बावजूद इन्होंने एक अपना एक ज़र्फ बरकरार रखा। मगर अभी इस चीज़ को आपकी उनकी ज़ाती इस चीज़ को निकाल दिया जाए अगर, तो मिफ्ता अगर डार साहब दोबारा आते हैं तो इससे हम क्या मार्केट को, दुनिया को, डोनर्स को मैसेज जाएगा? जी, मुझसे अगर कह रहे हैं तो देखें, मेरे ख्याल से आमिर भाई अब शायद डार साहब के आने का चांस बहुत कम हो गया है, बल्कि मेरे ख्याल से अब मोहम्मद औरंगजेब ही आएंगे। और मैंने पहले भी कहीं ये गुजारिश की है कई मरतबा कि जैसे बाहर वाले कोई कौन हमारे पास भेजते हैं आदमी, उससे हमको सिग्नल मिलता है, इसी तरह हम अगर डार साहब को लगाते हैं तो हम IMF को भी एक सिग्नल दे रहे होंगे कि हम कोई रिफॉर्म के अंदर तैयार नहीं हैं, हम कोई मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ पे तैयार नहीं हैं, हमको सिर्फ आपसे कर्ज चाहिए। तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं, एक तो डार साहब का होता है कि वो उनके पास ये पोर्टफोलियो है या नहीं, मगर चूंकि वो एक उनका बहुत ज़्यादा इस शरीफ ख़ानदान में रोल भी है, और वो जब होते हैं तो वो वर्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अभी ये भी एक रिजर्वेशन पाई जाती है कि वो किसी ओहदे में भी कैबिनेट में होंगे फिर भी पॉलिसी वही डिक्टेट करें, उनका सिर्फ आना नहीं, उनके रोल को कम करने वाला भी सवाल होगा कि क्या गारंटी है कि मोहम्मद औरंगजेब साहब को वो आज़ादी भी मिले कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, जिस मोहम्मद औरंगजेब को मैं जानता हूँ वो ऐसा आदमी है नहीं कि जो किसी और से डिक्टेशन लेगा, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के। वो अपनी सोच से चलेगा, फिर अगर उनको रखना है तो उसको रख लें, नंबर 1। नंबर 2, जो जब मैं वज़ीर था और जो डार साहब बार बार इंटरफेयर करते थे और दीगर लोगों से टीवी के प्रोग्राम कराया करते थे, और छोटे मोटे अखबारों में कभी आर्टिकल खुद लिखवा लेते थे अपनी तारीफ़ के, मेरी बुराई के, तो वो जो सारी चीज़ें थी वो इसलिए थी कि डार साहब को वज़ीर बनना था। अब चूंकि मेरे ख्याल से ऊपर से मना आ गई है कि भाई आप वज़ीर नहीं बन सकते अब इस वक्त पे, जबकि IMF से आपको काम करना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि डार साहब वो कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि वो डार साहब अपनी उसके काम में दखल अंदाजी की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मोहम्मद औरंगजेब को भी मैं जानता हूं, तो मेरा ख्याल से कि वो, और शहबाज शरीफ साहब भी ये जानते हैं। देखिए, याद रखिए कि जब दूसरी मरतबा हम एकदम वापस डिफ़ॉल्ट के नहज पे आ गए थे तो शहबाज शरीफ साहब डार साहब को पाकिस्तान छोड़ के पेरिस चले गए थे, और उन्होंने जाके पीछे से IMF की MD से डायरेक्ट मुलाकातें की, डायरेक्ट फ़ोन पे बातचीत की, और इन्होंने प्रोग्राम कराया। तो शहबाज शरीफ साहब को भी पता है कि अगर आप डार साहब को टीम में रखेंगे तो IMF से काम नहीं होगा, तो वो भी मेरे ख्याल से IMF वो मोहम्मद औरंगजेब के लिए रूम बना देंगे कि वो औरंगजेब जो है वो खुश उसलूबी से और यकसुई के साथ काम कर सकें। मिफ्ता, वो हम आपसे मैक्रो तो बातें करेंगे कि ये जो मल्टीपल हमारे डेफिसिट हैं, फिस्कल का, ट्रेड का, उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो तो खैर थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल हो गई है, पर मैं आम आदमी को इंटरेस्टेड होता है वो महंगाई में, ख़ास तौर पे ये जो तेल, बिजली, गैस, इनकी प्राइसेस के ऊपर, और जाहिर है बाकी महंगाई की जो अजनास के ऊपर भी। तो इसमें क्या खबर है कि क्या आम आदमी को क्या उम्मीद करनी चाहिए, बेहतरी उनकी ज़िंदगी में ये महंगाई के हवाले से आ रही है? आमिर भाई, ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो पाकिस्तान में चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा ख़राबी हुई है वो महंगाई की है।
और पिछले फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जब 4 महीने हम IMF से बात नहीं कर रहे थे, वो पिछले साल 4 महीने तक 35% से ज़्यादा इन्फ्लेशन था, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं हुआ। लेकिन इस फरवरी के अंदर 23% इन्फ्लेशन है, जो कि 35 के वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 35 से 12% कम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जनवरी और फरवरी के अंदर 0.0। ये तो आप CPI की बात कर रहे हैं ना, मैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है जो ज्यादा अहम है वो तो अभी भी ज्यादा है। जी देखें आप अगर नवंबर से नंबर्स देखें तो आप ये देखेंगे कि जो भी इन्फ्लेशन में ज्यादती आई है या बढ़ोतरी आई है वो बिजली और गैस की कीमतों से की वजह से आई है, और वो भी ऑब्वियसली गरीब के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बिजली की कीमत खास तौर पर। लेकिन अगर आप देखें कि अजनास के अंदर गंदम जो है मिसाल के तौर पर जो पिछले साल 120-125 रुपए की इस वक्त होती थी, वो आज 100 रुपए 103 रुपए की गंदम हो गई है। गंदम का फसल भी अच्छी आई है, चावल भी थोड़े से सस्ते हुए हैं, जो खाने पीने का तेल है वो भी थोड़ा सा सस्ता हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, और जो महंगाई की जो तेज़ रफ्तार थी वो उसमें मेरे ख्याल से बिल्कुल कमी आ गई है। तो और मैं ये भी समझता हूँ कि अगली हुकूमत को सबसे बड़ा काम जो है वो IMF के एग्रीमेंट के साथ साथ वो महंगाई पे नज़र रखना है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा माहौल बेहतर हो गया, अगर इसको ये आगे लेकर चलें तो ये कोशिश करके। तो आप ये बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि अगर ये अपना पॉलिसी ठीक रखें और सही मेजर्स लें तो इस बात में इम्कान हो सकता है कि महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाए। जी मैं समझता हूं कि साल के आखिर में दिसंबर तक हम ईयर ऑन ईयर 15% पे आ जाएंगे, शायद 15-16 पे आ सकते हैं। मैं आपसे जो पहले कह रहा था कि मैं कोई साग डार साहब पे नोहा नहीं पढ़ना चाह रहा, मगर क्योंकि ये पाकिस्तान का नो है, हमने जो माजी के अंदर कई दहाइयों से जो गलत पॉलिसीज़ ली उसकी वजह से आज इस हालत में पहुंचे हुए हैं कि हमारे से निपटना मुश्किल हो रहा है। उसके अंदर दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेडिट डार साहब लेते हैं। मैं बारी बारी आपके दोनों के ऊपर ओपिनियन चाहूँगा। एक वो बार बार कि जी मैंने 2013 में 5000 मेगावाट का इजाफा कर दिया और कमाल कर दिया। जो आज हमारी सूरत हाल है कि चलें वो जो 90s की IPPs के तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, और 2002 वाले भी जो हैं रीनगोशिएट जैसे कैसे गलत हालात में बगैर ऑडिट के हो गए। मगर अभी जो मसला आ रहा है 2013 में ही जो नेगोशिएट किए गए थे जो चाइनीज़ के साथ, वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इतनी सख्त थी और इतनी ज़्यादा महंगे नरखों पे की गई, कैपेसिटी चार्ज इतने ज़्यादा थे कि वो अभी वो मसले का हल नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं आई। आप ये मेरी जो असर्शन है इससे एग्री करते हैं? सर देखें 2013 की जो पॉलिसी के तहत बिजली लगी है उसकी और पुराने प्लांट्सों की मिलाकर इस वक्त 2150 अरब रुपया हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। 2150 अरब रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल जो बिजली बेच के पैसे आएंगे वो तकरीबन 3000 आएंगे। जो खर्चा बनाएगा, बाकी जो ईंधन का खर्चा होगा वो मिलाकर तकरीबन 4000 अरब रुपए का खर्चा होगा, तो 1000 अरब का खसारा है। यहाँ पे आई थिंक कि 2-3 पॉलिसी मिस्टेक्स हुई हैं। एक तो ये कि जब हमने पाकिस्तान में 13 से 18 बिजली डबल कर दी तो क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डबल की, क्या बरामदात भी डबल की? वो तो आंसर है नो। न बरामदात तो बढ़ी भी नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ी सी बढ़ी थी। तो आपने बेसिकली ये बिजली जो है बना ली आपने, चीनों से प्लांट्स तो लेकर आ गए चाइनीज से, लेकिन आपके पास तो कोई एक्स्ट्रा डॉलर नहीं आ रहा, तो आप उनको पैसे कहाँ से देंगे? अब जब आप डॉलर्स को ज़बरदस्ती खरीद रहे हैं मार्केट से तो फिर डॉलर बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि फिर आपका लंबा खसारा हो जाता है, बजट का खसारा हो जाता है, और बजट का खसारा होता है, आपको कोई कर्ज नहीं दे रहा होता तो आप पैसे छापते हैं, यहाँ महंगाई हो जाती है। तो पॉलिसीज़ के अंदर बड़े मसले हैं पाकिस्तान के अंदर। सच्ची बात यह है कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे मई के अंदर 30,000 मेगावाट की डिमांड होती है और दिसंबर में सिर्फ 10,000 मेगावाट की डिमांड होती है, इसका मतलब है कि दिसंबर के अंदर 15-20 हज़ार मेगावाट का पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसका किराया या उसकी कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ती हैं, जो कि जिसकी वजह से कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो या तो हम मई जून के अंदर थोड़ी लोड शेडिंग करते और इतनी बिजली ना लगाते, लेकिन अगर इतनी बिजली लगाई है तो फिर इस किस्म की प्राइसिंग करें गैस की और बिजली के कि दिसंबर में आपकी बिजली के प्लांट्स बिकते रहे।
तो इसमें बहुत सारी पॉलिसी मिस्टेक्स हैं जिसको आई थिंक वी हैव नॉट रियली थॉट थ्रू दीज थिंग्स। बहरहाल आपने बड़े टेक्निकल अंदाज में ये समझाया। मैं मुख्तसर नाम नाज़रीन के लिए करता हूँ कि डॉक्टर साहब को इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये गलत तरीके से, जो कि अच्छी चीज़ तो थी, जाहिर है बिजली अगर लोड शेडिंग कम होती है अच्छी चीज़ है, मगर जिस तरीके से की गई उसका एक डिस्क्रेडिट है। अब दूसरी मैं समझता हूँ, मैं आपका ओपिनियन चाह रहा हूँ, मैं आपका आर्टिकल्स भी पढ़ता रहूँ, आपने इस पर लिखा हुआ भी है कि हमने एक पॉलिसी फ्लॉ हमारा रहा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्टिव सेक्टर्स की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्ट कर दिया, जो क्रेडिट लिया जाता है सड़कों पुलों का, ये ओवरली, क्योंकि जिस तरह भी आपने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, अगर इनका इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं आया लॉन्ग टर्म, ठीक है, कभी ना कभी कुछ बेनिफिट्स तो होते ही हैं। आपका मैं पढ़ रहा था, आपने लिखा कि ML1 जो कि रेलवे लाइन को CPEC का जो हिस्सा बनाया जा रहा है, आपने ये सुजेस्ट किया कि हमें बजाय इसके कि इसके ऊपर इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करें जिसका हम कर्जा नहीं दे सकेंगे, 500-600 मिलियन डॉलर अगर हमारा साल का बढ़ेगा, बजाय उसके 200-250 मिलियन पास से लगा के पहले वाली इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर ली जाए। सो बुनियादी बात कि हम ये दूसरा जो डिसीजन हमारा कि ये जो सड़कें पुलें बनाने का, तख्तियां लगाने का शौक है, इसको छोड़ के प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लगाया जाए। ये मैंने सही अखज़ किया है आपका? जी, अब आमिर भाई इसमें दो गुजारिश आप पे करूंगा। एक पहली गुजारिश ये है कि हर प्रोजेक्ट का, कोई हर बड़े प्रोजेक्ट का, चाहे वो लाइन रेलवे लाइन हो या कोई ब्रिज हो बड़ा या कोई डैम हो या कोई भी चीज़ हो, उसका हमको एक्सटर्नल वायबिलिटी देखनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हम लगाते हैं, चलो ये रुपए के अंदर भी फीजिबल है, तो क्या डॉलर इसके पास आएंगे, हमको इससे डॉलर हम इतने कमा सकेंगे कि हम इसकी सर्विस कर सकें इस लोन की, क्योंकि हम बाहर से लोन लेके ये चीज़ें लगाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे एक रेलवे लाइन लगा देते हैं, जैसे आपने मिसाल दी 8 बिलियन डॉलर्स की, और आपको अगर 20 साल में भी पे करना है और आपको 400 मिलियन उसका सूद देना है, 400 मिलियन उसका असल वापस करना है, तो 800 मिलियन तो हमारे पास नहीं है और वो रेलवे लाइन उससे जनरेट भी नहीं करेगी। तो इस किस्म के प्रोजेक्ट जब आपके पास पैसे नहीं हो तो आप नहीं करते। ये हम अपने हाउस होल्ड में ये बात समझते हैं, जिस आदमी के पास तनख्वाह नहीं होती अच्छी, वो बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं खरीदता, लेकिन हम जो है वो बस कर्ज की खरीद देते हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो डॉलर हम ऊपर रखते हैं आर्टिफिशियली, और जो 13 से 17 में डॉक्टर साहब ने रखा, उससे ये होता है कि आप करंट कंजम्पशन को और इंपोर्टेड कंजम्पशन को फेवर करते हैं कि भाई आप इंपोर्टेड मिल्क पाउडर भी ले आएँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी ले आएँ, इंपोर्टेड तेल भी ले आएँ, इंपोर्टेड फला भी ले आएँ, और आप लोकल प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ाना देते। इसलिए आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, इसलिए आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ती। तो आपने डॉलर को सस्ता रखा, उससे इंपोर्टेड चीज़ें सस्ती हो गई, तो अमीर लोग बड़े खुश हुए कि भाई ऑडी जो है वो 1 करोड़ रुपए में मिल रही है, या BMW 1 करोड़ रुपए में मिल रही है, या मतलब बाहर की चीज़ें, बाहर के बड़ी महंगी फ़ोन वगैरह यहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया कि वो पैसे जो कि हम इंडस्ट्री में लगा सकते थे, हमने इंपोर्ट पे खर्च कर दिए। अब आपकी इंपोर्ट हो रही है, आपके पास इंडस्ट्री नहीं बढ़ी, आप बरामदात नहीं कर पा रहे, एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, और फिर यहाँ आके फंस गए जहाँ पे हम फंस गए कि एक तरफ से बैरूनी मुल्क का कर्जा बढ़ गया, दूसरी तरफ से आपकी आमदन नहीं बढ़ी क्योंकि आपके बरामदात नहीं बढ़ी। तो ये दो एक पॉलिसी फॉल्ट है मेरे ख्याल से। ये वही मोरलेस जो है दो चीज़ें जिसका क्रेडिट दिया जाता है कि ये पावर प्लांट्स और जो सड़कें और पुल जो हैं इनको तरीकाकार, ये नहीं कि बनना नहीं चाहिए, मगर ये हमें उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं जिससे कि एक्सपोर्ट बढ़े और डॉलर आए और हमारा ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला हो जाता है वो ना हो। अब आते हैं कि एक ईजी सोल्यूशन जो बताया जा रहा है, आपको भी मैं सुन रहा था, आप भी कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर फौरी इस क्राइसिस से जो निकलना है डेट ट्रैप में से, तो हमें अपनी कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि फैमिली सिल्वर ही बेचनी पड़ेगी। कि ख़ास तौर पे लॉस गिविंग जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जैसा कि स्टील मिल, PIA, ब्ला ब्ला ब्ला, इनको बेचा जाए। पर वहाँ हमेशा यही इशू रहता है कि ट्रांसपेरेंसी जब नहीं होती और जब जान छुड़ाने वाली बात की जाती है और लोग फिर उसके अंदर कोई माल पानी भी अगर बना रहे हो तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाता है। PIA का तो बिल्कुल मैं फॉर एग्जांपल रूजवेल्ट बेचने की पिछले कई दहाइयों से कोशिश होती थी और मुझे ये ज़ाती तौर पे पता है कि उसको कोविड का बहाना करके जानबूझ के बंद किया गया। होटल न्यूयॉर्क में कोई नहीं बंद करता ताकि उसकी वैल्यू कम की जाए।
तो अब जो है अच्छी बात है, आप बेच रहे हैं, मगर बड़ी पिछली ये जो गवर्नमेंट में ये हुआ उसमें बहस नहीं हुई कि किसको बेचना है, किस तरह बेचना है। तो आप समझते हैं कि बगैर डिबेट के जब ये बेचेंगे कि बस जान छुड़ा लें इनसे? आबिर भाई, पहले तो मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इनको हम फैमिली सिल्वर बोलें। जो पीआईए का इदारा एक ले लेते हैं, ये एक साल में, पिछले साल इसने 90 अरब रुपए नुकसान था, तो फैमिली सिल्वर अब फैमिली जंक बन गया है। सही कह रहे हैं आप जी, ठीक है। ये फैमिली ड्रेन है सर, इसके अंदर जो मतलब ये वो बर्तन है जिसके अंदर बहुत बड़ा सुराख है और जितना आप पानी दूध डालेंगे वो गिर जाएगा। पिछले साल आपने 90 अरब रुपए का नुकसान किया है, आपने अब तक जो पीआईए के अंदर 740 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है। ये नुकसान जो 740 अरब रुपए अगर आज आपके पास होते और इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखो तो ये 2000 अरब के बराबर होती, तो आप कितनी स्कूलें बना सकते थे? आपके 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं है, आपको पहली प्रायोरिटी पीआईए चलानी होनी चाहिए या स्कूलें खोलनी चाहिए? आपके यहाँ दुनिया की इन्फेंट मोर्टालिटी सब सहारन अफ्रीका से खराब है, 5 साल के पता नहीं 6% बच्चे आपके मर जाते हैं बेचारे। आपको वो पहले काम करना चाहिए या पीआईए चलानी चाहिए? पीआईए को अगर मेरी बात सुने, क्या पीआईए आपको टिकट सस्ती बेचती है और एयरलाइनों से प्राइवेट? नहीं। क्या पीआईए की टाइमिंग अच्छी है और प्राइवेट एयरलाइन से? नहीं। क्या पीआईए की सर्विस अच्छी है? नहीं। क्या पीआईए का सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा है? नहीं। तो पीआईए का रख के हमें क्या फायदा मिलता है? ये 8000 एम्प्लॉइज जो हैं, इनको आप बिल्कुल कह दें कि भाई जब तक तुम रिटायर नहीं होगे तुम्हारी हुकूमत के नौकरी गारंटीड है, लेकिन बाकी तो इससे जान छुड़वाएं। क्या पूरे पाकिस्तान में 2 आदमी ईमानदार नहीं मिल सकते आपको कि ये आप कहते हैं कि वो ओपनली ट्रांसपेरेंटली बेच दे? और क्या और इससे कोई, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं प्राइवेटाइजेशन का कि इससे कुछ पैसे आ जाएंगे, कोई पैसे नहीं आएंगे इससे, लेकिन इससे कम से कम इकोनॉमी में एफिशिएंसी आएगी। अगर आप रेलवे बेच देते हैं जो कि 80 अरब रुपया साल का खा जाती है या 90 अरब रुपया साल का खा जाती है डेवलपमेंट के खर्चे में और करंट अकाउंट के अंदर, तो वो रेलवे अगर आप बेच देंगे और कोई बाहर से इन्वेस्टर आ जाएगा वो ठीक कर ले। अगर चाइनीज किसी को शौक है इतना कि नई ML1 बना ले तो अपने पैसे से बना ले, हम क्या मना करेंगे फिर उसको? सही है। अच्छा हम हुकूमत उसको क्यों? सही है मिफ्ता, इसमें सब बेचने से ही सवाल आपसे कर लेती हूँ। सारा कुछ पाकिस्तान में जो एक सोच नजर आती है कि ये भी बेच दें, ये भी बेच दें, इससे काम चला लेते हैं, ऐसा बेहतर हो जाता है। मैंने देखा बहुत ज्यादा सेमिनार्स में आप शिरकत करते रहे और खासतौर पर जिसके अंदर यूथ हमारी शामिल होती थी, आप उनसे मुखातिब होते रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से उन्हें अपडेट करते रहे। आपने भी देखा होगा पिछले चंद महीनों में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नौजवान तबका, एक बड़ी रेशो पाकिस्तान से मूव कर चुकी है, रोजगार के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए यहां से जा चुकी है। आपको क्या लगता है कि फौरी तौर पे क्या हमारी मैशत में इतना दम है या हमारी लीडरशिप में इतना दम है कि फौरी तौर पे हमारे नौजवानों के लिए कोई रिलीफ फराम किया जाए, किसी तरह से एतमाद उनका बहाल किया जाए कि आपको पाकिस्तान में रहना है, यहां पर ही आपको काम करना है और इसी की मैशत को आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है? कोई इनिशिएटिव आपके जहन में है जो लिया जा सकता है फौरी तौर पे? देखें, जब भी हम रिलीफ की बात करते हैं ना तो सियासतदान इसको सब्सिडी में कन्वर्ट कर देते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि पैसे कर्ज लेकर पैसे छाप के लोगों को पैसे बांट दें, उससे वोट मिलते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि हम क्या रिलीफ दे रहे हैं। अगर आपको बिजली सस्ती करनी है मिसाल के तौर पर, तो एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे ही नुकसान हुकूमत बर्दाश्त कर ले और बिजली सस्ती करें, जो कि अब नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये कि आप बिजली के इदारों में ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ या उसको निजकारी कर दें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर दें, प्राइवेट मैनेजमेंट कर दें, ताकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम हो, लाइन लॉसेस कम हो, उसके बिल कलेक्शन ज़्यादा हो। अगर आपको नौजवानों को यहाँ पर रखना है तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में बढ़ानी होगी। पाकिस्तान में मौके, नौकरियों के भी मौके होने चाहिए और उनको कारोबार के मौके होने चाहिए। उसका तरीका क्या है कि पहले आप महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप टैक्स नेट को जरा सा वाइडन करें, सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाएं। थोड़ी सी जब महंगाई आपकी कम होती है, आपका शरह सूद कम होगा तो दूसरी नई सनतें लगेंगी। जब तक कि नई सनत नहीं लगेगी और मईशत नहीं चलेगी, आप इन नौजवानों को क्या बोल के रख सकती हैं? आप इनको क्या इस वक्त, सच्ची बात यह है कि आप इनको इस वक्त क्या उम्मीद दिला सकती हैं? इस वक्त तो वो एक मायूसी छाई हुई है सोसाइटी के अंदर। तो जब तक थोड़ी सी यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिसी साज के अकल और दानिश का पता चलता है। इम्तिहान यही होता है कि आप बगैर भीख के, डोल के उनको रिलीफ भी दें और वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर पाएं, असासा बन जाएं। मगर आपको क्या लगता है कि जिस तरह ये जो सारे काम है इसके लिए घूम फिर के आ जाती है कि जनाब ये रिफॉर्म्स आपको चाहिए हैं, जिस तरह आपने कहा कि रिटेलर्स पे, बड़े जिम्मेदार के प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्स लगाने के लिए
कि घूम फिर के बुनियादी ज़रूरत ये पड़ती है कि एक मजबूत गवर्नमेंट चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ये जिस तरह की बड़ी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट है और जो माहौल है सियासी यहाँ पे, कि ये बड़े फैसले इस तरह के कर पाएंगे? नहीं सर, मैं अल्लाह से उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतनी तवक्को नहीं है। जो अब तक मैंने बातें सुनी है कि अगर आपने मजीद लैपटॉप बांटने हैं, टैबलेट्स बांटनी है, नौजवानों को देनी है, तो ये सलूशन नहीं है पाकिस्तान का। अगर आपने फॉरेन स्कॉलरशिप देनी है तो आप क्या 100-200 बच्चों को दे देंगे, 100-200 लड़के लड़कियों को दे देंगे फॉरेन स्कॉलरशिप्स? ये सलूशन नहीं है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स वाइडन करें, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कम करें, पाकिस्तान के अंदर आप बिजनेस इन्वायरमेंट अच्छा करें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करें। आपको बेहतर करना चाहिए कि आप स्कूलें करें। आप देख लीजिए आमिर भाई कि 2,60,00,000 बच्चा हमारा स्कूल के बाहर है, और जो बच्चा स्कूल में है वो मैथ और साइंस में फेल होता है। कौन से हमने क्या तवज्जो दी है? हम बात कर रहे हैं कि हम 100 लोगों को पाकिस्तान से बाहर पढ़ने भेज देंगे। भाई जो इधर करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो ठीक पढ़ाओ, उनका तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपके पास 80 लाख बच्चा पैदा हो रहा है साल का, जिसके पास आपके पास ना वसाइल हैं कि इनको स्कूल भेज सकोगे, ना टीचर्स होंगे, ना क्लासरूम होंगे। तो 80 लाख बच्चों को कम करने के लिए कम से कम कोई पॉपुलेशन प्लानिंग की बात करो। तो हम जो चीज़ें दूर अंदेश चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पे तो हम नहीं कर रहे। हम तो बस वही चीज़ें कर रहे हैं कि यार ये बांट दो, लैपटॉप बांट दो, दिखावे की लड़ाई शुरू हो गई है तख्तियां लगाने की, कि कौन कितनी तख्तियां लगाता है। अब लोग समझते हैं कि जनाब ये सिर्फ ये पीआर की गेम है, जितना दिखाया जाए वो ही अच्छा है। आपकी जरूरत बिल्कुल मिफ्ता साहब, मैं भी अपना सवाल आमिर साहब के साथ ही आपके सामने रख देती हूँ। अब चूंकि हमारी सियासत तो जैसे तैसे वो चलनी थी, आगे वो बढ़नी थी, वो हमारे सामने आ गई है। अब दूसरा सवाल हमारी इकोनॉमी के हवाले से, जैसे हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इस तरह हर जगह सिर्फ पाकिस्तान की मैशियत डिस्कस हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है कि अगर लीडरशिप का फर्क होता है, यानी कि सीधे अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर नवाज शरीफ साहब होते तो पाकिस्तान का जो मैशत का बहरान है वो 2 साल के अंदर हल हो सकता था। मुझे आप ये बताइए, आप भी मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ लीडरशिप की तब्दीली ही मैशत के बहरान के हल की तरफ जा सकती है? पॉलिसी अच्छी इस बहरान से निकाल सकती है, या आप समझते हैं कि बहरान नाम का जो ताला है इसकी कुंजी आखिर है क्या, या तरजीहाती बुनियादों पर कुछ करने की जरूरत है? देखिए, जितनी भी आपने अवामिल बताए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। पॉलिसीज़ भी बेहतर होने की ज़रूरत है, लीडरशिप की भी बेहतर होने की ज़रूरत है। जो आमिर भाई ने शुरू में बात करी कि मॉरल अथॉरिटी भी होनी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, जो इतनी नहीं होगी। ये सारी चीज़ों के बावजूद मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि आप दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसी भी ले आएँ तो पाकिस्तान अमीर मुल्क नहीं बनेगा। जिस मुल्क के अंदर 60% लोग ही सिर्फ पढ़ सकते हों और वो भी फंक्शनली इलिटरेट तकरीबन हों, और सिर्फ 40% लोग तकरीबन ना पढ़े हुए हों, जिस मुल्क के अंदर इतनी बीमारी हो, इतनी सेहत के मसाइल हों, जिसके अंदर वर्कफोर्स आपकी सेहतमंद नहीं हो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपको बच्चों को तालीम देनी होगी, आपको लिटरेट बनाना होगा, उनको सेहत बेहतर करनी होगी। ये लंबा प्रोसेस है 15-20 साल का। ये लैपटॉप देने से आगे नहीं बढ़ सकते मुल्क। आपको सीरियस काम करना होगा। तो आप किसी को भी ले आए, लेकिन देखें ये 2024 है, ये 90 की दिहाई नहीं है। हम वही आइडियाज जो हम 1990 में लगाते थे वो नहीं कर सकते। हम वो वन ट्रिक पोनी नहीं हो सकते कि वही चीज करें। हमको जो आज के चैलेंज हैं उसको सामने रखते हुए आज के माशरे को और आज के माशरे के मसाइल को सॉल्व करना होगा। ये मुझे नजर नहीं आ रहा। मिफ्ता, क्विकली अगर आपसे पूछूं कि फौरी तौर पे 1 2 3 4 आसान लफ्जों में क्या चीजें गवर्नमेंट को करें तो फौरी थोड़ा सा बेहतरी हो सकती है? सर, नंबर 1 मैं समझता हूं कि पॉपुलेशन प्लानिंग बिल्कुल आज से शुरू कर दें तो 2-3 साल में इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं कि लोकल गवर्नेंस के अंदर आप जाएं, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाएं, लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करें ताकि स्कूल्स और हेल्थ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स को दे दें, ताकि स्कूलें बेहतर हों, ताकि बच्चे जो 16 साल बाद निकलेंगे, 15 साल बाद, वो कम से कम पढ़े लिखे हों। इकोनॉमिक के लिए मैं समझता हूं कि टैक्स नेट को फैलाएं, थोड़ा सा खसारा कम करें और नोटें कम छापें ताकि महंगाई और कम हो। जैसे ही महंगाई कम होगी आपका शरह सूद कम होगा और आपकी इकोनॉमी चलनी पड़ेगी। लेकिन महंगाई कम करने के लिए आपको बजट का खसारा कम करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, लॉयर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनसे टैक्स लेना होगा। अगर हम ये टैक्स नहीं लेंगे और सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टैक्स लेते रहेंगे तो ये नाकाफी रहेगा। उन लोगों को तो आपने बहुत दबा दिया, लेकिन अब आप और लोगों से टैक्स लें। अच्छा, बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी। जाते जाते मिफ्ता इस्माइल साहब बताइएगा, निगहबान पैकेज का आटा को चमत्कार दिखा सकता है इस वक्त?
मैं तो बीबी कराची में रहता हूँ, मेरे पास तो निगहबान का हाथ नहीं आता। यहाँ पे जो है ना, ये जो केपी और पंजाब के अंदर तख्तियों की लड़ाई चल गई है ना कि कौन कितना रमज़ान का पैकेज देता है। अच्छी बात है, रमज़ान में मदद तो करनी चाहिए, मगर सिर्फ तख्तियों की हद तक ये एक PR एक्सरसाइज के तौर पर जब ये किया जाता है और गलत तरीके से किया जाता है कि नवाज शरीफ साहब की, मैं समझता हूँ उनकी शान नहीं है कि ये सरकारी पैसे पे, उनके पास बड़ा अरबों रुपया है, ज़ाती पैसे से अपनी फ़ोटो लगाएं। ये वैसे भी मैं समझता हूँ अदालत भी इस पर मना कर चुकी हुई है। ये बिल्कुल आप सरकारी पैसे से लेके ऊपर से नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के ये लोगों के साथ भी किसी को देना चाहिए। तो तस्वीरें तुरवा के का वो बार कोड में उसका नतीजा भी रख लेंगे वोट के वक्त मांगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़े बॉन्डे तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता, आपके हमारे लिए बेहद शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, मेरे पास आखिरी तकरीबन 3 से 4 मिनट है, मैं चाह रही हूँ किसी को हम कंटिन्यू करते हैं मरियम साहबा के इस मामले के ऊपर। जो आपने इज्जत नफ्स वाली बात की है, मुझे याद है मरियम बीबी ने जब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, वज़ीर आला पंजाब है, उनका हर लफ्ज़ अब अहमियत इख्तियार कर गया है, तो उन्होंने कहा था कि किसी की तस्वीर ना ली जाए, चेहरा ना नजर आए, इज्जत नफ्स मजरू हो सकती है, मगर वो सरकारी फोटोग्राफर जा रहा है, वो सर से पैर तक पूरी तस्वीर खींचता है ताकि वो तशहीर के लिए इस्तेमाल हो सके। मेरी बड़ी उम्मीद थी कि उम्मीद है अभी भी कि मरियम बीबी जो है, एक होता है बिल्कुल ये चीज़ें भी पब्लिक रिलेशंस की भी होती है, और मगर आपको कुछ कॉन्क्रीट, जब तक ये जो मसाइल पाकिस्तान के और पंजाब के हो चुके हुए हैं, आपको बड़े ड्रास्टिक किस्म के रिफॉर्म्स करने हैं। अगर सारा फोकस ही पब्लिक रिलेशन पे हो, ये जो पीली टैक्सी, दानिश स्कूल और ये जो लैपटॉप्स की तंदूर, अब आईपैड भी दे रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की फेल स्कीमें थी। इससे पंजाब की इकोनॉमी और पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई। आप ये ना करें, आप ये बिल्कुल जो ये रिफॉर्म है जो मिफ्ता कह गए हैं, लोकल बॉडीज के बगैर दुनिया में भर में किसी जगह तरक्की नहीं हुई, हो नहीं सकती है। आप लोकल लोगों को इलेक्ट करें, वो बताएंगे कि उनके गांव में उनकी क्या तरजीहात है, उनको करने दें। ये जो डोल मनी वाले, ना हमारे पास पैसे रह गए हैं, ना ये तरीकाकार ठीक है कि जनाब ये कमिश्नर खाते रहे MPA MNA हजरात और उनको ये दे के रिश्वत साजी शुरू कर दे, ये तरीकाकार नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरी उम्मीद है कि मरियम बीबी ये सस्ती शोहरत है, ये सरकारी आटे के ऊपर अपनी तस्वीर लगा के वालिद ग्रामी की तो बिल्कुल ही नहीं बनती। और इस वक्त तो वो बेचारे वैसे ही जो आपने ये तो मैं तो समझता हूँ वो कॉम्पनसेशन की जा रही है, उनको बुला के लंदन से हरवा के तो मरी में बिठा दिया है, और अब ये कॉम्पनसेशन के लिए उनकी तस्वीरें लगानी है, इससे उनकी इज्जत बहाल नहीं होगी। ठीक है, आखिरी थोड़ा सा वक्त मेरे पास है, जाते जाते 2 और अहम सवाल। पहला सवाल आपके लिए आमिर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरफ ये मामला जाते हुए आप देख रहे हैं? जी, मखसूस नशिस्तों का मामला जो है ये लटक गया है। ये अभी फिलहाल उन्होंने हुक्म इम्तनाई जो है वो तोसी उसके अंदर दे दी हुई है। तो सदारती इलेक्शन जो है उसके बगैर अगर हल होके होते हैं, तो मैंने कहा जिस तरह पहले ही हमारे जो असम्बलियाँ हैं वो मुतनाज़ा हो चुकी हुई हैं, ये बहस रहती है कि हाउसफुल था कि नहीं था, तो सदर एक रियासत का नुमाइंदा होता है, उसके इलेक्शन भी इसका फैसला किए हुए बगैर मेरी ख्वाहिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये 1 आध दिन के अंदर ये मसले का हल निकल आता है, बता दें कि जनाब वो सीटें बनती हैं नहीं बनती, ताकि ये क्लोज ट्रांजैक्शन हो जाए और ये सदर के कम अज़ कम इलेक्शन जो है नॉन कंट्रोवर्शियल हो जाएं। उसके होते हुए अगर ये फैसला रिजॉल्व किए बगैर करेंगे तो ये येट अनदर एक और कट्टा रहेगा जिसके ऊपर आप और मैं बहस खुल जाएगा, उसको रस्सा कौन डालेगा। आखिरी एक सवाल आमिर साहब, अभी से कुछ देर पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एलामिया सामने आ गया है, मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से उनको बरतरफ करने की सिफारिश कर दी है और कहा गया है कि वो मिसकंडक्ट उन्होंने किया है। ये इस वक्त एलामिया जारी हो गया। जी, ये भी एक जो है नई इब्तिदा भी डिटेल जजमेंट आ जाए कि क्या उनकी ग्राउंड्स हैं, तो ये एक पता नहीं इसके मतलब कि दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो करप्शनें हुई हैं इस तरीके से उसको ढांपा भी नहीं जा सकता। दूसरा एक नई मिसाल भी हुई कि नॉर्मली पहले होता था रिज़ाइन करके चले जाते थे तो जान छुट जाती थी। सो एक नया प्रेसिडेंट है, फिर इसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इसको आगे ले जाया जाएगा। यहाँ पे एक बड़ी लंबी लिस्ट है इल्ज़ामात की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।